नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका AR एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी दिन हो गए और कुछ समय की व्यस्तता के कारण, हेक्टिक शेड्यूल के कारण जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था चीफ मिनिस्टर का, वो सीक्वेंस थोड़ा डिले हो गया। तो आज हम उस सीक्वेंस का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको सिलेबस के हिसाब से ना देखकर सामान्य जानकारी के हिसाब से आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसको मैं आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। इलेक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे हमने 1952 से लेकर 1977 1977 के इलेक्शंस तक की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो वापस से उन वीडियो को देख लें। सीक्वेंस से आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ या इसका क्या औचित्य है, क्या इसका एक तरह से देखा जाए तो सेंस बनता है कि ये वीडियो क्यों बनाए जा रहे हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आरपीएससी के एग्जाम में आता ही आता है। इस बार भी आया था और हर बार एक सीएम का आता ही आता है। तो इन 4 वीडियो से आपको सीएम वाला जो भी कंटेंट है, हो सकता है सीएम के अलावा कोई जानकारी हो वो भी आपको इसमें मिल जाए। लास्ट इलेक्शन जो पड़ा था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 1977 का इलेक्शन, फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। सीएम जो बने थे वो बने थे भैरों सिंह शेखावत। नेक्स्ट कौन बनते थे? भैरों सिंह शेखावत। और पहली बार जब नॉन कांग्रेस सीएम बने तो उनके लिए एमएलएज की वोटिंग भी हुई थी, एमएलएज की वोटिंग भी हुई थी। और ये जो इलेक्शंस थे ये इमरजेंसी के बाद के इलेक्शंस थे। तो एक तरह से बहुत सारे नेताओं ने, जिसको जेपी नारायण लीड कर रहे थे, जेपी नारायण ने इन पूरे इलेक्शंस को एंटी डेमोक्रेसी सोच वाले लोगों के खिलाफ बताया। उन्होंने बोला कि जो इमरजेंसी लगा रहे हैं, जो डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप उनको दोबारा लाना चाहते हो तो कांग्रेस को वोट दो, और अगर आप लोकतंत्र की जो थीम है उसको जिंदा रखना चाहते हो तो आप क्या करो, हमें वोट दो। भैरों सिंह शेखावत के सामने जो लोग इसमें सीएम पद की रेस के लिए आगे आए हुए थे वो थे आपके मास्टर आदित्येंद्र भरतपुर से और पूर्वराज घराना डूंगरपुर, लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर। तो वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद इनको बनाया गया। काफी नाराजगी भी हुई, उठापटक चलती रही, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली। चलो, हाँ, एक जानकारी, सीएम का राजस्थान की विधानसभा का जो चुनाव था 25 नवंबर को, वो पूर्ण हो चुका, बिल्कुल शांतिपूर्ण, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ के। राजस्थान में वैसे ही शांतिपूर्ण मतदान ही होते हैं। कुछ एक किस्से, एक तो पहले पढ़ के आए हम, जब फायरिंग हुई थी जयपुर के अंदर वाले परकोटे के अंदर, मूवमेंट किया था लोग 1967 में। और एक केस ऐसा आज हम पढ़ेंगे जिसमें ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में कम से कम इलेक्शंस इस तरीके से नहीं होने चाहिए। शांतिपूर्ण पीसफुली वोटिंग हो गई, उसका रिजल्ट भी 3 दिसंबर को आ गया। और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, विदाउट द फेस ऑफ सीएम। हमेशा जैसा होता है कि सीएम का पद पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि अगर बीजेपी या कांग्रेस जो भी जीतती है तो वो सीएम के लिए इस व्यक्ति को हम आगे लाएंगे। इस बार ऐसा नहीं गया, मोदी के नाम पे या बीजेपी के नाम पे वो चुनाव लड़ा गया और वही हुआ, बीजेपी जीती। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि सीएम किसको बनाना जाए। सीएम के बहुत सारे दावेदार है। जब हम इस वीडियो को एंड करेंगे 2023 का 2023 का इलेक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इसकी छोटी सी जानकारी दूं। शायद तब तक सीएम की घोषणा हो जाए। अभी तो करीबन 7-8 दिन ऊपर हो चुके हैं, तो अभी तक तो घोषणा हुई नहीं है। ठीक है, अब जब ये भारत राजस्थान के अंदर ये चल रहा था, उसी समय केंद्र में भी अलायंस गवर्नमेंट चल रही थी। पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और अलायंस की गवर्नमेंट थी वो। अलायंस का मतलब क्या है? जनता पार्टी प्लस उसके आउटर सपोर्ट भी करने वाली बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई। वो सरकार लंबे समय तक नहीं चली और 1980 में 1980 में वो सरकार 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को पूरा भी नहीं कर पाए।
मोरारजी देसाई 18 महीने की सरकार रही, उसके बाद में कुछ महीने चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे, और इस उठापटक का इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया और उस सरकार को स्टिफल मिसबैलेंस करने की कोशिश की। इसी वजह से वो सरकार गिर गई, और जैसे ही वो सरकार गिरी, नए चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की सरकार फिर से बनी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी 1980s के इलेक्शन में। तो इंदिरा गांधी ने आते ही भारत में जहां जहां नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन सभी गवर्नमेंट को हटाकर नए चुनाव करवाए। अब ये पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, इमरजेंसी केसेस जो दे रखे हैं उसमें भी दे रखा है, तो ये सारे कंट्रोवर्शियल इश्यू। इसमें ये नहीं कह सकते सही क्या है गलत क्या है। एक अलग एस्पेक्ट से देखेंगे तो बहुत सी चीजें हमें ऐसी नजर आएगी, हाँ ठीक है भाई, कुछ एस्पेक्ट में ऐसा नजर आएगा कि नहीं यार ये गलत है। ये तो फिर इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरल सिस्टम लिखा हुआ ही नहीं है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि हमारी संघात्मक व्यवस्था है, उसको बनाए रहना चाहिए। तो अगले इलेक्शंस की तरफ चलते हैं हम, और अगले इलेक्शंस जो है वो आपके 7th इलेक्शन 1980 में 7वें इलेक्शन हुए राजस्थान के अंदर विधानसभा के। अब 7वें इलेक्शन की कहानी क्या है? जनता पार्टी की सरकार गिर गई सेंट्रल में, पार्टीज बिखर गई सारी, उसका असर राजस्थान पर भी पड़ा, और राजस्थान में भी क्या हो गई, जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके अंदर भी फूट पड़ गई। जनता दल, जनता पार्टी, पता नहीं कितने से उसमें से जो फैक्ट है, अब पार्टी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, आरएस के अंदर एक टॉपिक है पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया और पार्टी सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो कैसे पार्टियां बनी, कैसे बिगड़ी, वो एक अलग पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 200 सीट, क्योंकि जनता पार्टी टूट गई थी, तो उसमें से जनता पार्टी की एक अलायंस थी भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनसंघ को तोड़ के उसमें से भी एक पार्टी निकली आपके बीजेपी। ठीक है, अब बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ रही है, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ बीजेपी। जनता पार्टी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। अब सीधी सी बात है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बना ही नहीं, क्योंकि 77 में आप हार गए तो अब आप बड़े नहीं रहे। अब जो डिसाइड होगा वो इंदिरा गांधी के नाम पे डिसाइड होगा। तो यहाँ जयपुर में मीटिंग होने के बजाय एमएलए की मीटिंग कहाँ हुई? दिल्ली में मीटिंग हुई, और जब दिल्ली में मीटिंग हुई तो ये डिसाइड किया गया कि भाई किसको बनाया जाए, सीएम किसको बनाया जाए। उस समय दो ही दावेदार थे, शिवचरण माथुर और श्री हरिदेव जी जोशी, सीनियर नेता जो पहले सीएम पद पर रह चुके थे। तो हरिदेव जी जोशी जिसमें बड़े सीनियर नेता माने जाते थे, और सेंट्रल की राजनीति, केंद्र की जो राजनीति थी वो इस तरीके से थी कि इंदिरा गांधी सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन इमरजेंसी और इमरजेंसी के पहले के समय में उनके सुपुत्र छोटे संजय गांधी वो इतने एक्टिव हो गए थे कि वो एक तरह से डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी पर आ गए, और डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी ज्यादा दिन तक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह सकती। तो संजय गांधी सब अपनी पसंद के मुख्यमंत्री बना रहे थे, और इसी कड़ी में उन्होंने राजस्थान में हरिदेव जोशी को नहीं बनाया। हरिदेव जोशी इंदिरा गांधी के थोड़े करीबी थे, वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी का करीबी कोई बने, वो कांग्रेस को अपने तरफ से डोमिनेट करना चाहते थे। तो जगन्नाथ पहाड़िया भरतपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पहले, उनको सीएम बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि पहले दलित सीएम, तो जाति के हिसाब से जो एससी एक कैटेगरी डाल रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उस कैटेगरी से ये आते थे। और इन्होंने कुछ समय के लिए, क्योंकि देखो आप किसी को भी उठा के बनाओगे, उसकी खुद की अगर प्रशासनिक क्षमता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी अगर आप में नहीं है, तो आप उसको नहीं रूल कर पाओगे। ये स्टेट की बात है। एक एमपी होना, एक किसी की बात मानना, किसी का कंधा से कंधा मिलाकर चलना, और एक खुद लीड करना, बहुत डिफरेंट चीजें हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो इस तरीके से जगन्नाथ पहाड़िया को जब बनाया गया तो पहाड़िया क्या थे? इनएफिशिएंट थे। यहां तक कि राजस्थान का जो चीफ सेक्रेटरी था उसको भी दिल्ली से अपॉइंट करके भेजा गया। ये समझ लीजिए आप, यहाँ पर संघात्मक फेडरल सिस्टम लगभग खत्म हो चुका था, दिखने के लिए था, और यूनियन सिस्टम सब कुछ जो तय हो रहा था राजस्थान में, वो कहां से तय हो रहा था? दिल्ली से तय हो रहा था। और जगन्नाथ पहाड़िया को फिर हटाना पड़ा। हटाने के बाद अब हरिदेव जोशी को तो बनाना नहीं, तो एक नए कैंडिडेट थे शिवचरण महातुर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से विधायक आते थे, और सभी एमएलएज ने भी इन पर एग्री हो गए, और हाई कमांड ने, क्योंकि संजय गांधी की मृत्यु हो चुकी थी। संजय गांधी की पसंद के थे जगन्नाथ पहाड़िया, और संजय गांधी की मृत्यु के बाद इनको हटा दिया गया, और नए जो कैंडिडेट बने वो थे आपके शिवचरण माथुर। तो 7वें इलेक्शन में 1980 में राजस्थान के जो नेक्स्ट सीएम बनते हैं वो बनते हैं आपके शिवचरण माथुर।
कार्यकाल चलता रहा, इनका टेन्योर चलता रहा। नेक्स्ट इलेक्शन से पहले यानी कि 80 और 85 के इलेक्शन के बीच में सेंट्रल में 2-3 चीजें हुई, संजय गांधी की डेथ, इंदिरा गांधी की डेथ और सिख दंगे। इन्होंने सेंट्रल की राजनीति को पूरा हिला कर रख दिया। उसका असर राजस्थान में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो 85 से 1985 के इलेक्शन से पहले क्या क्या हुआ इसको हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, शिवचरण माथुर के समय काफी अप्स एंड डाउन्स रहे। हालांकि 1984 के जो इलेक्शंस हुए थे सेंट्रल के इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, उसमें कांग्रेस की 25 सीटें जीत चुके थे। और इसी टाइम पीरियड में हमारे आज के कद्दावर नेता, आज के सीनियर लीडर अशोक जी गहलोत का पदार्पण कह सकते हो राजनीति में, पदार्पण भी बड़े लेवल पे, यूथ लीडर, ठीक है ना। तो उस समय कांग्रेस के यूथ लीडर थे आपके अशोक गहलोत। लेकिन 1985 से पहले 1985 के इलेक्शन से पहले एक ऐसी घटना हो गई जो शायद जब तक हम राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री या इंडिया की पढ़ेंगे तो वो एक तरह से ऐसा महसूस होगा कि कम से कम भारत में तो लोकतंत्र की ऐसी छवि, ऐसी इमेज नहीं होनी चाहिए। डीग, भरतपुर में एक जगह है डीग विधानसभा सीट थी। तो डीग से वहां की रॉयल फैमिली के मेंबर्स हमेशा जीतते हुए आ रहे हैं और अभी भी जीतते आ रहे हैं। कभी विश्वेंद्र सिंह, कभी दिगंबर सिंह, ये वर्तमान समय। तो इनके जो पूर्वज थे भरतपुर के राजा मान सिंह 7 बार से डीग से विधायक थे और उनकी और शिवचरण माथुर की नहीं बनती थी। तो शिवचरण माथुर ने कोई एक रैली का आयोजन किया डीग में और उन्होंने एक चैलेंज सा हो जाता है कि मैं मेरे एरिया में तुम्हें आने नहीं दूंगा। और इस तरीके से जनता के सामने हम खूब से नेता वादे करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। अभी कल परसों की बात है, अशोक गहलोत एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि ये सीएम क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। अरे भाई आप देखो, यहाँ तो हाई कमांड डिसाइड करेगा, लड़ाई तो किसी के बीच में है ही नहीं, वो हाई कमांड देखेगा। ये भी गलत है कि भाई मुख्यमंत्री का डिसीजन हाई कमांड से नहीं होना चाहिए, एमएलए जो डिसाइड कर दे, वोटिंग करवा दो और हो जाए। अशोक गहलोत के समय पायलट और गहलोत जी के बीच में जो खींचतान थी वो तो पूरे राजस्थान ने देखी है। तो एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं और बड़े बड़े वादे कर देते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा और मैं ऐसे कर दूंगा। ये थोड़ी सी राजस्थान की राजनीति या एक स्वच्छ हेल्दी पॉलिटिक्स, हेल्दी डेमोक्रेसी में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो राजा मान सिंह ने विरोध किया उस रैली का। फिर भी शिवचरण माथुर जिद पे आ गए, मुख्यमंत्री थे सर, बोले रैली तो करूंगा मैं। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर उतारा डीग में। राजा मान सिंह और उनके आदमियों को ये चीज बुरी लगी तो उन्होंने जीप से उनके हेलीकॉप्टर को टक्कर मारी। अब इंसिडेंट तो बहुत बड़ा है, उस पर इतना गहराई में हमें नहीं जाना, ओवरव्यू देख लेते हैं जो पुलिस की रिपोर्ट में। टक्कर मारी तो शिवचरण माथुर नहीं थे उस हेलीकॉप्टर में, या होंगे तो भी बच गए, लगी नहीं। और आनंद फानन में पुलिस के थ्रू फायरिंग करवाई गई, एक तरह से एनकाउंटर, ओपन एनकाउंटर करवाया गया और पुलिस की गोलीबारी में राजा मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो आप सोच लो क्या कंडीशन रही होगी उस समय कि चुनाव से पहले एक सीएम रैली कर रहा है, एक कोई विधायक उसका विरोध कर रहा है, गोलीबारी चल रही है। और गोलीबारी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, सीएम और महाराजा, पूर्व महाराजा भरतपुर। तो ये थोड़ी सी एक बड़ा सा केस हुआ था 1985 से पहले। और फिर बाद में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठा और बोला गया कि एनकाउंटर या इस तरीके से गोली चलाना गलत है। शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। अब जैसे ही इस्तीफा दिया, एक कुछ टर्म के लिए, राजस्थान के सबसे शॉर्ट टर्म के लिए नए मुख्यमंत्री बने जल्दबाजी में, उसका नाम है हीरालाल देवपुरा। ये भी वहीं से आते थे, कहां से? कुंभलगढ़। इसका मतलब देख लो, मांडलगढ़ और कुंभलगढ़ पास पास में। तो शिवचरण माथुर जब हट गए तो उन्होंने अपने ही चहेते आदमी को बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो भी सही नहीं था, तो उनको भी कुछ दिनों के बाद हटा दिया गया और हरिदेव जी जोशी को वापस से सीएम, हालांकि उस समय इलेक्शंस आ गए थे तो बनाना नहीं बनाना कोई औचित्य है नहीं। तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपके क्या होता है उसको देखते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके था 1987 इलेक्शन, और 7th इलेक्शन के बाद में जब 8th इलेक्शन आए तो उससे पहले क्या क्या चीजें हुई। शिवचरण माथुर सीएम रहे और सेकंड ये जो इंसिडेंट हुआ डी कुम्हेर के अंदर। अब आता है 8th इलेक्शन। 8वें इलेक्शन में भी ज्यादा उठापटक नहीं हुई क्योंकि इंदिरा गांधी की सहानुभूति, कंडोलेंस लोगों के साथ था और कांग्रेस को 113, बीजेपी थोड़ी सी गेन कर रही थी और लोकदल, जनता पार्टी में से ही निकल के जनता दल और जनता दल से फिर एक और
अलग पार्टी बन गई लोकदल। हरिदेव जोशी को फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, क्या बना दिया जाए, इनको सीएम बना दिया गया। हरिदेव जोशी को क्या बना दिया गया, सीएम। अब इस समय राजीव गांधी आ चुके थे सेंट्रल में, तो राजीव गांधी ने बोला कि मैं पूरा का पूरा जो कांग्रेस सिस्टम है, जो कांग्रेस की कमेटी है, ऑल इंडिया कमेटी है, प्रदेश कमेटी है, उन सभी कमेटी में चेंजेस करेंगे, यूथ को आगे लाएंगे और सब जगह यूथ प्रेसिडेंट बनाए गए कांग्रेस के। और इसी यूथ प्रेसिडेंट को बनाने के अंदर अशोक गहलोत का नंबर आता है। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 1985 में जो बने, वो बने अशोक गहलोत, मात्र 34 साल की उम्र में। उस समय भारत के सबसे यंगेस्ट पीसीसी चीफ थे, किसी भी प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले थे नवल किशोर शर्मा। नवल किशोर शर्मा की शायद अभी कुछ समय पहले मृत्यु हुई है, राजस्थान की, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बाकी जयपुर की ही किसी विधानसभा से वो इलेक्शन लड़ते थे, ठीक है। राजीव गांधी ने हरिदेव जोशी को हटाया। अब हटाने के पीछे रीजन देखना। एक प्रथा थी हिंदुइज्म में, सती प्रथा, जिसमें ऐसा होता है कि पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को उनके साथ चिता पर बिठाया जाता है जिंदा। इस प्रथा के खिलाफ आजादी से पहले भी आवाज उठी और 1829 में इस प्रथा को अंग्रेजों ने ही बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। भारत के लोग ही बंद करवाने में थे और ऐसी कुप्रथा नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को जीवित, राजा राम मोहन रॉय का नाम इसमें सबसे ऊपर लिया जाता है कि किसी जीवित बच्ची को 18, 19, 20 साल को, ये गलत है। बट कुछ प्रथाएं ऐसी होती है वो लोग छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो कुप्रथा है। पता नहीं क्यों लोगों के माइंडसेट में एक ऐसी चीज बैठ जाती है कि नहीं ये प्रथा है, इसको फॉलो करना ही करना है। भारत की हिस्ट्री का द लास्ट सती प्रथा केस ऑफ इंडियन हिस्ट्री वो हुआ था राजस्थान में। कब हुआ? वो हुआ आपके 1987 में। शेखावाटी के अंदर एक गांव है दिवराला, और वहां के राजपूत युवक थे जिनकी शादी रूप कंवर नाम की महिला से होती है, और उनकी कम उम्र में मान सिंह नाम था शायद, उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद रूप कंवर जिनकी उम्र 18 साल है, उनको चिता में, ऐसा कुछ बोलते हैं बिठाया जाता है, कुछ बोलते हैं अपने आप बैठते हैं। अब जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उन्हीं से पूछे तो पता लगे। पुलिस केस में तो ऐसा ही लगाया जाता है। उसके बाद तो कानून भी बना कि उकसाया जाना, जबरदस्ती बिठाना, मोटिवेट करना, ये सब चीजें बैन है और इसकी इनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। तो जब ये सती प्रथा केस भारत में हुआ, जिसको बैन कर दिया था अंग्रेजों ने करीबन 150-160 साल पहले, तो फिर से पूरे देश में ये हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये कौन से जमाने में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी है वगैरह है, इस तरीके से। तो इसकी सीधी सीधी आंच आई किस पर? हरिदेव जोशी गवर्नमेंट पर, कि आपकी गवर्नमेंट के रहते इस तरीके का केस कैसे हो गया। तो राजीव गांधी तुरंत तरीके से हरिदेव जोशी को हटा देते हैं, सरकार उनकी हट जाती है, ठीक है। और फिर इसमें एक और केस बताया जाता है कि अशोक गहलोत अब थोड़े से बड़े नेता हो गए, पीसीसी चीफ। देखो, जो अशोक गहलोत उस समय कर रहे थे वही अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट ने करने की कोशिश की पिछले इलेक्शन में, लेकिन अशोक गहलोत जादूगर अपने आप को बताते हैं, तो शायद उनका जादू चल गया। तो यहाँ पर आपके हरिदेव जोशी को हटा के और सीएम गवर्नर बना दिया जाता है असम का। कहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है? असम का गवर्नर, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस खींचतान चलती है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। CM Shiv Charan Mathur resigned after the Lok Sabha elections of 1989 because Congress reduced to 197 seats only. हरिदेव जोशी को हटाया और हटाने के बाद में किसको बनाया वापस से? शिव चरण माथुर को। और शिव चरण माथुर 1989 के इलेक्शन जो होते हैं जनरल इलेक्शन, उसमें कांग्रेस को मात्र 197 सीट, 415 से 197। 1984 में कांग्रेस की बहुत ज्यादा सीटें आई थी, तो सबको लगा कि भाई ये तो कांग्रेस की भयंकर हार है, तो सभी सीएम जो थे हटाया गया। तो शिव चरण माथुर को भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो इस टेन्योर में आपके हम 2 सीएम देखते हैं। पहले सीएम कौन है? हरिदेव जी जोशी, सती प्रथा केस के कारण इनको हटाया गया। और दूसरे कौन बनते हैं? शिव चरण माथुर। और शिव चरण माथुर भी बाद में रिमूव कर, उन्हें इस्तीफा दे देते हैं कि भाई इलेक्शंस के अंदर पूरी सीटें नहीं मिल पाई है कांग्रेस को जितनी मिलनी चाहिए थी, और इस वजह से वो इस्तीफा दे देते हैं। तो इस टेन्योर में आपके कितने रहे? 2 सीएम रहे। जब ये इस्तीफा देते हैं तो इस्तीफा देने के बाद वापस हरिदेव जोशी को बुलाया जाता है। अब ये घटनाक्रम को समझ में नहीं आया, कोई गवर्नर बना दिया उसको, और गवर्नर बनाने के बाद में वापस से उसको सीएम बनाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल
ऐसी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिख रखी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या प्रोविजन हुए, ऐसे 3-4 केस है। इसको भी हम एक पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि गवर्नर बनने के बाद वापस से सीएम का, लोकसभा का या किसी का भी विधायक का इलेक्शन कैसे लड़ सकता है और कैसे वो आकर उस पोस्ट को हैंडल कर सकता है, जबकि गवर्नर बहुत बड़ी पोस्ट है। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल इशू है। तो हरिदेव जोशी अगेन टुक ओथ ऑफ सीएम ऑल्दो ही वाज अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो 3 टेन्योर हो गए, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, देन हरिदेव जोशी। यानी कि पता तो चल गया ये दोनों सीनियर लीडर है ये। इसके अलावा इस टेन्योर में और कौन कौन लीडर्स डेवलप हो रहे थे? परसराम मदेरणा, नाथुराम मिर्धा, नाथुराम मिर्धा, हरेंद्र मिर्धा, उनके जो पुत्र है वो, और रिचपाल मिर्धा। ये ठीक है, एमर्ज हो रहे थे मिर्धा फैमिली की वजह से। इसके अलावा अशोक गहलोत खुद है ये। तो ये कुछ नेता जो है, राम सिंह बिश्नोई, ये आपके राजस्थान के कुछ बड़े नेता थे कांग्रेस के। और अब इनके बीच में सीएम को लेकर तो लॉबिंग होना और एक वाजिब सी बात है। जब सारे के सारे बराबर हो जाएंगे जब क्या हो जाएगी, एक अच्छी खासी लॉबिंग हो जाएगी। चलो अब चलते हैं आपके 9th इलेक्शन। अब 9th इलेक्शन में थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि भाई 90 तक आते आते 1990 तक 1989 के इलेक्शन में जो सेंट्रल के जनरल इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शंस में 2-3 चीजें हमने देखी। पहली चीज क्या है कि कांग्रेस का वोट बैंक कम हो रहा था और बीजेपी का वोट बैंक बढ़ रहा था। अब बीजेपी के वोट बैंक बढ़ने के कारण 2 बताए जाते हैं, सीबीएसई की बुक में ऑफिशियली लिख रखे हैं। एक तो था आपके अयोध्या डिस्प्यूट जिसको बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी और वो बाद में गिराई गई थी, पहले उसमें केस चले थे। और एक था शाहबानो केस जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में काफी एक कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई और दोनों अलग अलग व्यू पॉइंट पे टिके हुए थे। टोटल सीट 200, कांग्रेस 50, बीजेपी 85। वो फायदा वहीं का बीजेपी को यहाँ मिल गया। ठीक है, जनता दल, जनता पार्टी टूटी और फिर वापस जनता दल बना, तो जनता दल 55। और जनता दल के जो राजस्थान के नेता थे वो थे जगदीप धनखड़, वही जगदीप धनखड़ जी जो आज भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये इनकी सपोर्ट से, अब देखो कहाँ का लिंक कहाँ बिठाया जाता है। आज वाइस प्रेसिडेंट है वो, शायद अगले टेन्योर में प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं बीजेपी की तरफ से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जनता दल ने किसको सपोर्ट किया था? बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। और सेंट्रल के अंदर जनता दल को किसने सपोर्ट किया? बीजेपी को, बीजेपी ने। यानी कि बीजेपी वहां सपोर्ट करेगी, वहां प्रधानमंत्री जनता दल का बनेगा, और यहाँ जनता दल बीजेपी को सपोर्ट करेगी, सीएम किसका बनेगा? बीजेपी का। तो जनता दल का प्रधानमंत्री कौन बना? विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, काफी एग्रेसिव नेचर के। और फिर उनके साथ में एक थे चंद्रशेखर। तो ये 2 बड़े नेता थे जिन्होंने कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री पद संभाला था। और राजस्थान में जनता दल ने किसको सपोर्ट किया? बीजेपी को। कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ गई, क्योंकि जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तो भैरव सिंह शेखावत वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ बीजेपी व्हेन बीजेपी वाज फाउंडेड इन 1980। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भैरव सिंह शेखावत भी उस समय के बड़े नेता थे जिन्होंने राजस्थान में बीजेपी को एमर्ज किया। तो सीधी सी बात है, भैरव सिंह शेखावत छबड़ा विधानसभा से चुन के आए थे और जनता दल का सपोर्ट मिला और ये फिर से क्या बन गए? सीएम बन गए। दूसरी बार, दूसरा टेन्योर जो है भैरव सिंह शेखावत का वो शुरू हो गया। और बीजेपी की क्यों सरकार बनी, इसके पीछे रीजन दे रखे हैं, शाहबानो केस और अयोध्या डिस्प्यूट। अब अयोध्या डिस्प्यूट उस समय इतना बढ़ता चला गया कि एक यात्रा निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी ने, जिसको लीड किया था लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, आरएसएस के बड़े नेता थे। और उन्होंने एक तरह से मोबिलाइजेशन हुआ हिंदुइज्म का। हिंदू जो कार सेवक थे उन्होंने धीरे धीरे अयोध्या आना शुरू किया। और यूपी के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो जो बीजेपी का एजेंडा था ये हिंदुइज्म वाला, हिंदू फैक्टर, जो आज भी बीजेपी के ऊपर ये टैग लग रखा है। अब ये टैग कितना सत्य है और कितना झूठा है इसका तो अंदाज आप और हम नहीं लगा सकते। इसका अंदाज बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस है या बड़े बड़े जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स है वो जरूर कह सकते हैं कि हाँ भाई बीजेपी को कहाँ से सपोर्ट मिला। तो दिसंबर 1992, दिसंबर 92, 6 दिसंबर तारीख थी और उस दिन कार सेवक इकट्ठा हुए और बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको लोगों ने गिरा दिया। अब जब लोगों ने गिराया तो देश के अंदर कम्युनलिज्म का खतरा बढ़ गया।
हिंदू मुस्लिम आपस में हर जगह इस तरीके से माहौल थोड़ा सा खराब होने लगा। और उसी समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में, क्योंकि 1991 में फिर से इलेक्शन हुए, वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार गिर गई, 1991 में फिर इलेक्शन हुए और कांग्रेस सपोर्ट वाली गवर्नमेंट बनी, पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो सेंट्रल में कांग्रेस थी, यूपी में बीजेपी थी और राजस्थान में भी बीजेपी थी। और यूपी में बीजेपी होने के कारण वहां कार सेवकों ने जो किया, तो शायद क्योंकि बाद में जब कोर्ट में गया मामला या और प्रधानमंत्री पीएमओ ने जब इसको पूरा रिपोर्ट को देखा, तो पीएमओ ने ये भी लिख दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट की कमजोरियों की वजह से ये हुआ है। कुल मिला के कल्याण सिंह को ब्लेम किया गया। तो कल्याण सिंह समेत भारत की जितनी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स थे, सबकी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया कि कहीं दंगे ना हो जाए। और उसी में जब यूपी की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया गया, तो सस्पेंशन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट बाय कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, बाबरी मस्जिद की वजह से भैरव सिंह शेखावत की सरकार को भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। यहां तक की कहानी। और जैसे रिमूव कर दिया, तो रिमूव करते ही क्या लगेगा, प्रेसिडेंट रूल। चौथा प्रेसिडेंट रूल और सबसे लॉन्गेस्ट, क्योंकि देश का माहौल थोड़ा सा अजीब सा हो रखा था। दिसंबर में ये हुआ और 93 में 1993 जनवरी के अंदर बम्बई धमाके, बम्बई बम ब्लास्ट, जिसमें टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, इन आतंकवादियों का नाम लिया जाता है। तो ये भी एक इंडिया के अंदर कोई भी मुद्दा होता है, कहीं से जोड़ दो उसको तो हिंदू मुस्लिम आकर अटक जाएगा। तो 2 साल बाद भैरव सिंह शेखावत की सरकार फिर से गिर गई, फिर से इलेक्शन तो होने ही थे, तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ रहा। सबसे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल था, सबसे पहला वाला सबसे छोटा और सबसे लास्ट वाला सबसे लंबा। अब ये जो 4 प्रेसिडेंट रूल लगे हैं, चारों प्रेसिडेंट रूल के पीछे रीजन भी आपको पता होनी चाहिए। आप एक बार वीडियो को वापस या पहले वाली वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि राजस्थान में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा, कौन सा सबसे छोटा था, कौन सा सबसे लंबा था, और मेंस में भी आ सकता है कि प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है। तो ये सारे यहीं से आपको समझने होंगे क्वेश्चन। अब करीबन 1 साल के आसपास का प्रेसिडेंट रूल रहा, देश में स्थितियां सामान्य हुई और कश्मीर में भी थोड़ा आतंकवाद ज़्यादा फैलने गया था। 1990 में 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तो उसकी भी वजह थी। तो ये पूरे देश के अंदर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, खासकर सेंट्रल इंडिया अयोध्या की वजह से थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड था। 10th इलेक्शन होते हैं 1993 में, कोई भी टोटल सीट 200, बीजेपी की सीटें बढ़नी थी। अयोध्या वाला केस, कल्याण सिंह ने तो बाद में किसी एक भाषण में भी बोला था कि अगर राम मंदिर के लिए ऐसे सीएम पद मुझे त्यागने पड़े तो कोई बात नहीं। तो एक आइडियोलॉजी समझ में आ जाती है बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, फिक्स, और उसी पे वो चलते हैं, शुरू से लेकर अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। सबसे हाईएस्ट सीट आई, कांग्रेस की कम आई, और बीजेपी की सीट क्यों आई, हिंदुत्व की वजह से। अब पूरी सीटें नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, और अगर मेजोरिटी नहीं है तो थोड़ा सा आपको सीएम बनने में दिक्कत आएगी। तो भैरव सिंह शेखावत सीएम के बड़े दावेदार थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रतनगढ़, डीडवाना से थे और रतनगढ़ से इलेक्शन जीते हरिशंकर भाबड़ा, ये थोड़े बोले कि भाई अब तो 2 बार बन गए, आप सीएम चेंज करो। तो बोले सीएम चेंज तो नहीं कर सकते, सीएम तो भैरव सिंह शेखावत बनेंगे, फाउंडर मेंबर बीजेपी, कौन हटा सकता है भैरव सिंह को। तो बोले सीएम नहीं तो सीएम से कम भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री के आगे उप लगा लेते हैं। तो राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम बने हरिशंकर भाबड़ा, और पूरे टाइम पीरियड के लिए जितने साल सरकार रही उतने साल तक हरिशंकर भाबड़ा उप मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान एंड इन विच टेन्योर। तो 1993 के 10th इलेक्शन के अंदर हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री रहे और पूरे टेन्योर के लिए उप मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो आज हमने करीबन 1980 से 7th इलेक्शन से शुरू हुए तो 10th 4 इलेक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो इन 4 इलेक्शंस के अंदर थोड़ी बहुत उठापटक हुई, पॉलिटिकल मूवमेंट इतने तो होते रहते हैं। सेंट्रल लेवल पे बड़े केस हुए, जैसे सिख दंगे हो गए, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, राजीव गांधी की डेथ हो गई, जनता दल की सरकार बनना, अयोध्या डिस्प्यूट, शाहबानो केस, कश्मीरी पंडितों का जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, ये बड़े बड़े मुद्दे थे। इसका असर राजस्थान पर भी पड़ा है। तो राजस्थान की पॉलिटिक्स भी क्या रही, अनइवन रही। अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए सारे के सारे इलेक्शंस कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आगे के इलेक्शंस में इतना कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिंपल तरीके से चेंज होते गए, क्योंकि किसी न किसी पार्टी को मेजोरिटी फुल आती। सीएम को लेकर 2-3 के बीच में
रेस चलती, बट वो फाइनली मैनेज करने की कोशिश करते। और इसके अगले वाले इलेक्शंस मुझे लगता है 1998 के बाद वाले इलेक्शंस तो आप और हम सभी लोग जानते भी हैं, और जो आरएस की या किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर लंबा समय हो गया तैयारी करते हुए तो आपने देखे भी होंगे, कम से कम 2003 का 2008 का ये इलेक्शंस तो देखे ही होंगे। अगर आपकी 30-32 साल के आसपास उम्र है तो समझ में, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इसके बाद जो सीएम होंगे वो 2 ही सीएम होंगे। सबसे अच्छी बात है कि सीएम के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है। पिछले 25 साल के टेन्योर में सिर्फ 2 सीएम हुए, ये 6th टेन्योर है 1998 के बाद। तो अब इसमें अभी तक तो डिसाइडेड नहीं है सीएम के बारे में। लग ऐसा रहा है कि वसुंधरा राजे की लॉबिंग अच्छी है, और भी नेता रेस में है। हाईकमांड डिसाइड कर रहा है, क्योंकि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा है, तो शायद वसुंधरा जी बन सकती है, या कोई नया चेहरा आएगा राजस्थान को, 25 साल बाद नया सीएम मिलेगा, ये बात है। तो अभी आरएस का एक बैच चल ही रहा है AR एकेडमी में, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहे, इंग्लिश मीडियम रिलेटेड बैच है, और इसी थीम से हम पढ़ते हैं, नोट्स इसी तरीके से हम लिखते हैं, जिससे क्या है बच्चों को समझने में लिखने में थोड़ी आसानी रहे। 3 से 6 बजे का 3 to 6 PM शाम का टाइमिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।